कर दिया। नमस्कार साथियों, आज की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कल की लाइव क्लास से आगे चलेंगे। कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर दूं मैं कि कल मैंने आपको बताया था वेब का इतिहास और वेब क्या है, वेब किसने बनाया और जिसने भी वेब बनाया या वेबसाइट बनाई उसको बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। आज हम आगे बात करेंगे कि आज तक हमारे पास जो ये www के रूप में उन्नत और एक अपने आप में परिपूर्ण जानकारी वाली वेब उपलब्ध है, इसका विकास क्रम कैसे हुआ। तो जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं उस तरीके से हमें तो ये शुरुआत से मिली नहीं, इसने अपने अलग अलग स्टेप्स में इसको देखा। तो आज बात करते हैं सबसे पहले अपन वेब की। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कल वाला रिपीट कर देता हूं कि कल हमने ये देखा था कि वेब बनाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, वेब का निर्माता या आविष्कारक, वो था टिम बर्नस ली। ये नाम आपको याद कर लेना है बच्चों, इससे संबंधित एक सवाल जरूर आएगा कि टिम बर्नस ली का वेब के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। इस नाम को आप रट लीजिएगा, ये नाम जरूर पूछा जाएगा आपसे। और इन्होंने पहला वेब कब बनाया, तो उसकी तारीख थी 6 जनवरी 1991। हाँ, ये बन 1990 में ही गया था वेबसाइट, लेकिन उसको सबसे पहले पब्लिक के लिए पब्लिश किया गया वो 1991 में किया गया था। इसलिए हम इसको यही मानते हैं कि पहली वेब 6 जनवरी 1991 को बनी थी। और ये केवल एक न्यूक्लियर रिसर्च कंपनी के लिए बनाई गई थी, जिस कंपनी का नाम था CERN या सर्न। ये कल की क्लास में इस पर अपने डीपली चर्चा हो चुकी है। आज केवल आपको रिपीट करने के उद्देश्य से इसको बताया जा रहा है कि ये क्या थी और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो बर्नस महोदय ने जो एक वेबसाइट का निर्माण किया, वो आपके लिए जो आज उपयुक्त हो रही है उस तरह की वेबसाइट के लिए नहीं था, क्योंकि ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम करते थे और इनका काम था डेटा को कलेक्ट करना, डेटा का यूज करना और डेटा को आगे पीछे करना। तो उस डेटा के यूज और डेटा के उपयोग के लिए इनको बड़ी परेशानी आती थी। तो उसी परेशानी के कारण इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, या कह सकते हो कि अपना एक निजी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया। उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को नाम दिया गया इंक्वायर। कल बात हो चुकी है अपनी, ये सिर्फ आज रिपीटेशन है कि इंक्वायर जो था ये एक तरह का इनका निजी कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर इन्होंने कोशिश की कि उनके जितने भी सवाल थे, उनके मन में जितने भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को सोल्व किया जा सके। और इंक्वायर बनाने की प्रेरणा उनको एक बुक से मिली थी, एक पुस्तक से मिली थी। और वो पुस्तक जो थी वो वास्तव में किसी कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई पुस्तक नहीं थी। अगर आपको मैं कहूं कि नहीं ये कंप्यूटर साइंस जुड़ी हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पुस्तक थी हमारे आम जीवन से संबंधित, जिसके अंदर उस पुस्तक का उद्देश्य था कि लोगों के लिए शिष्टाचार से संबंधित, रसोई के अंदर सामान बनाने से संबंधित या किसी भी प्रकार की दुनियादारी से संबंधित जितने भी प्रश्न पब्लिक के मन में आते हैं, उन प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश करना। उस पुस्तक का नाम था इंक्वायर विथ इन ओपन एवरीथिंग, यानी कि सभी के लिए ऐसे सवाल जिनको सोल्व करने की आदत इसमें हो। तो ये हमारे वेब का एक ऐतिहासिक क्रम था। और फिर उसने वेब ने अपना अलग अलग तरीके निकालते हुए हमारे सामने आज वेब उपलब्ध है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब के विकास क्रम की। वेब का विकास क्रम। वेब हमारे पास जिस रूप में पहुंची, कैसे पहुंची, उसका कैसे विकास हुआ और उसको हमने कैसे आज तक इस रूप में देख रहे हैं वो पहुंचा है। तो सबसे पहला जो आता है वो उसका प्रकार है वेब 1.0। वेब 1.0 को हमने स्टैटिक्स टाइप की वेब भी कहा। ये स्टैटिक वेब भी हम इसको कह सकते हैं। और जैसा कि ये है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। इसमें
वो सारी सामग्री उपलब्ध थी जो स्थिर थी। इसमें सारी सामग्री केवल सरल तरीके से प्रस्तुत थी, लेकिन स्थिर थी। केवल यूजर उपलब्ध सामग्री को देख सकता था। यूजर उपलब्ध सामग्री को मात्र देख सकता था। उस सामग्री का वो अपने तरीके से चेंज या उपयोग नहीं कर सकता था। तो ये लग रहा है आपको कि अपने आप में ये परिपूर्ण नहीं थी, इसमें अभी विकास की और आवश्यकता थी। गुंजाइश निकल रही थी कि कुछ ऐसी वेबसाइट बने जो वेबसाइट और आगे जा करके पब्लिक के लिए यूजफुल हो, पब्लिक उसमें अपनी खुद की ओपिनियन भी डाल सके और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार कन्वर्ट भी कर सके। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी वेबसाइट आई, या दूसरा वेब का जो एक युग आया, उस युग को हमने नाम दिया वेब 2.0। वेब 2.0 है, इसको हमने नाम दिया डायनामिक वेब। एक ऐसी वेब, या कह सकते हैं कि एक ऐसा वेब का बनाने का तरीका जो यूजर पर या यूजर के हिसाब से चेंज हो सकती है। यूजर इसमें अपने हिसाब से कोई भी चीज़ डाल सकता है, यूजर अपने हिसाब से कोई भी चीज़ इसमें चेंज कर सकता है। और इसमें जो सूचनाओं का आदान प्रदान प्रक्रम था, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सवाल यहाँ से बन सकता है, अभी सवाल पर चर्चा करेंगे अपन, कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान का क्रम था, सूचनाओं के आदान प्रदान का जो क्रम था, या यूं कह सकते हो कि जो फ्लो था, ये क्रम दोहरा था। ये क्रम दोहरा था, अर्थात इसमें यूजर और यूजर के साथ में जो सर्वर है जहां हमारी सूचना एकत्रित हो रही है और जो हमें प्राप्त हो रही है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस हो सकता था। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, एक इसमें सबसे पहले हमने कल देखा था कि हम ब्राउज़र के थ्रू किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, सूचना को प्राप्त करने के लिए ब्राउज़र के थ्रू सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके हमें वापस भेजेगा और वो हमारा सर्व होगा, हमारा रिजल्ट होगा। लेकिन ये चीज़ सबसे पहले इसी स्टेप्स पे प्रारंभ हुई, या वेब 2.0 में प्रारंभ हुई। उसके पहले जो वेब 1.0 है, उसमें केवल जो ये सूचनाओं का प्रवाह था, ये सूचना प्रवाह केवल सिंपल ही था, या कह सकते हैं कि एक तरफा था। सूचनाओं का प्रवाह क्रम जो था वो एक तरफा या एक ही तरफ से होता था, और वो तरफ था केवल सर्वर से यूजर की ओर। इसमें यूजर अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं चेंज कर सकता था, लेकिन 2.0 में थोड़ा सा ये चेंज हुआ कि इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान का क्रम दोहरा हुआ, और यूजर अपनी इच्छा से, यूजर अपने हिसाब से किसी भी तरह के जानकारी को इसमें चेंज करने लग गया। और इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं आगे। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आपके पास आता है। आप एक सोशल साइट का ज़्यादा यूज करते हो, उस सोशल साइट का नाम है फेसबुक। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो फेसबुक का उपयोग नहीं करता होगा, और फेसबुक का अगर देखी जाए तो मीन्स यही है, सूचनाओं का आदान और प्रदान करना। फेसबुक की सूचनाएं आप लोग ले भी रहे हैं, तो आप अपनी सूचनाओं को फेसबुक पर वापस डाल भी रहे हैं। देखिए, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि फेसबुक में दो यूजर हैं, ये यूजर 1 है और ये यूजर 2 है। और इसमें सूचनाओं का, जानकारी का, या किसी भी तरह के कंटेंट का जो प्रवाह है, आदान प्रदान है, वो दोनों तरफा होता है। यूजर 1 अपनी भावनाओं से यूजर 2 को भी अवगत करवा सकता है, और यूजर 2 अपनी भावनाओं से यूजर 1 को भी अवगत करवा सकता है। तो फेसबुक में इस तरह की जो ये दोहरा परिसंचरण, या कह सकते हो कि दोहरी संचार प्रणाली प्रारंभ हुई, ये हमारे वेब 2.0 का एक महान, या कह सकते हैं कि अच्छी उपलब्धि थी। चलिए अब आगे बात करते हैं वेब 3.0। वेब 3.0 ने ऐसा क्या किया? वेब 3.0 को हमने नाम दिया सिमेटिक।
इसका नाम हमने दिया है सिमेटिक टाइप की वेबसाइट। अब सिमेटिक का मतलब होता है बुद्धि आधारित या हमारी विचारों पर आधारित एक प्रकार। सिमेटिक के अंदर हम हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग कोई भी सॉफ्टवेयर या बना रहे हैं और वो हमारे किसी भी अन्य यूज के लिए, किसी भी अदर यूज के लिए काम आ रहा है। तो ये हमारा एक सिमेटिक टाइप का है। इसमें देखते हैं, बुद्धि आधारित कह सकते हैं इसको। बुद्धि आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली का विकास। यूजर, इसमें यूजर अपने विचारों व मन के भावों से, मन के भावों से मन के भावों से जानकारी अथवा सूचना अपडेट कर सकता है। तो रिपीट कर लेते हैं एक बार वापस। हमारे पास 3 युग आ चुके हैं। पहला युग जो था उसमें केवल एक तरफा था, केवल सर्वर सूचनाओं को यूजर तक भेज रहा था। दूसरे में हमने सूचनाओं के आदान और प्रदान का क्रम प्रारंभ किया। और जो हमारे पास तीसरा है, ये सिमेटिक टाइप के वेब है, जिसके अंदर हमारी बुद्धि आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली का विकास हुआ और इसमें यूजर को अपनी बुद्धि, अपनी कल्पनाओं से आधारित किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के निर्माण का एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। चौथा जो है वो है वेब 4.0। वेब 4.0 हमारे क्या काम आ रहा है या इसकी क्या उपलब्धि रही, इस पर अपन बात करते हैं कि वेब 4.0 जो है इसने हमारे रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट किया। रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट किया और ये हमारे 4.0 का था। जैसे एक एज एग्जांपल, आप गेम खेलते हैं और गेम खेलते समय सिमुलेटर का गेम आता है जिसमें आपको लगता है कि आप खुद हवाई जहाज उड़ा रहे हैं या आप खुद कार की ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप ना तो हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठे होते हैं, ना ही आप उस समय कार की ड्राइविंग सीट पर। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप वास्तव में आसमान में उड़ रहे हैं और अपने हिसाब से उस प्लेन को या अपने हिसाब से उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। यही वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड है। आप रियल वर्ल्ड के कंटेंट हैं, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड का कंटेंट है। तो ये 4.0 था और जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है और हमारे भविष्य में भी यही आने वाला है, वो है वेब 5.0। इसको हम कह सकते हैं ये एआई आधारित, या और सरल शब्दों में कहूं, हमारे मन या मस्तिष्क के विचारों पर आधारित कंटेंट का निर्माण करता है।
हमारे मन या विचारों पर आधारित कंटेंट का निर्माण करता है। मान लीजिए कि हमारे मन में कोई कल्पना है किसी की, हमने एक छवि हमारे विचारों में बनाई है और हम चाहते हैं कि वो छवि हमारे बिल्कुल हार्ड कॉपी में या एक कागज़ पर हमारे सामने आए या प्रिंट पर हमारे सामने आए, तो उसको हम एक विशेष प्रकार के, या कह सकते हो कि इस 5.0 टाइप के प्रकार के सॉफ्टवेयर से बना करके हम हमारी उस मन की कल्पना को धरातल पर ला सकते हैं, या यूँ कहें कि हम उसको एक मूर्त रूप दे सकते हैं। ये हमारे 5.0 है। ये 5 जो है, इसके विकास क्रम में आज हमें जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर बना था 1989 में शुरुआत हुई थी, 91 में पब्लिश के लिए पब्लिक हुआ था, वो आज हमारे पास इस 5.0 के रूप में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित हमारे मन और मस्तिष्क को, हमारी कल्पनाओं को साकार करने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अब इसमें से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, थोड़े अपन प्रश्नों की बातचीत कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप का प्रश्न बनेगा। मात्र 1 या 2 प्रश्न की बात करेंगे अपन, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ टाइप्स देखेंगे कि जैसे एक उदाहरण है हमारे पास, या एक प्रश्न है, प्रश्न बन रहा है कि दोहरी संचरण प्रणाली या दोहरा संचरण प्रकार किस वेब का कार्य है या उदाहरण है। चलिए प्रश्न को समझिए आप। ये पूछ रहा है दोहरी संचरण या दोनों तरफ से जो संचरण प्रणाली है, दोहरी संचरण प्रणाली, दोहरा संचरण प्रवाह किस प्रकार की या किस वेब का हमारे पास उदाहरण है या कार्य है, जिसमें दोनों तरफ से संचरण हो रहा है, यूजर टू सर्वर और सर्वर टू यूजर। अब हमने देखा था, मैं आपके पास 4 ऑप्शन लेके आ रहा हूं। पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वेब 1.0। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है वेब 2.0। तीसरा उदाहरण हमारे पास आ रहा है 3.0। और जो चौथा हमारे पास विकल्प उपलब्ध है वो हमारे पास ये है, विकल्प 4, वेब 4.0। अब इस 1, 2, 3 और 4 में से वास्तव में कौन सा हमारा सही उत्तर होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। वरना मैं बता देता हूं कि इसके अंदर केवल एक तरफा संचार प्रणाली थी, जो संचार प्रणाली थी सर्वर से यूजर की ओर। दूसरा जो हमारा 2.0 है, उसके अंदर दोहरी संचार प्रणाली थी, जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें दोहरी संचार प्रणाली थी सर्वर से यूजर और यूजर से सर्वर की ओर। तो हमारा सही उत्तर होगा 2.0। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। एक सवाल इसमें बन रहा है कि निम्न में से, कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता रहा हूं, कि निम्न में से दोहरी संचार प्रणाली का उदाहरण कौन सा होगा। दोहरी संचार प्रणाली का उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन अपन लिख लेते हैं यहां पर, जो हमारे पास आ सकता है वो ऑप्शन है हमारा HTML। ध्यान दीजिएगा, HTML। दूसरा जो एग्जाम्पल होगा हमारे पास, वो हमारे पास आ रहा है कि HTTP। HTTP दूसरा उदाहरण हमारे पास है, HTTP। तीसरा जो हमारे पास विकल्प उपलब्ध है वो है फेसबुक, और अगला है वो है फ्लिपकार्ट। अब आप
ये बताइए, कल अपन चर्चा भी कर चुके हैं कि HTML क्या है, HTTP क्या है, फेसबुक क्या है और हमारा फ्लिपकार्ट क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। HTML एक लैंग्वेज है जिसमें हमारे सिंपल प्रोग्राम बनाए जाते हैं। HTTP जो है वो हमारे एक प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है या प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फेसबुक है वो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। हम लोगों के विचारों से अवगत भी होते हैं और हम लोगों के विचारों को ग्रहण भी करते हैं। और उसके बाद जो फ्लिपकार्ट है, ये फ्लिपकार्ट एक्चुअल में एक ई कॉमर्स की साइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर को सामान खरीदने की अनुमति देता है, या ये कह सकते हो कि यूजर यहाँ से अपनी पसंद का सामान खरीद सकता है। तो इसका सही उत्तर आपके पास होगा फेसबुक। फेसबुक जो है वो ऐसी दोहरी संचार प्रणाली का एक उदाहरण है जो यूजर के विचारों को ले रहा है और यूजर के विचारों को दूसरे यूजर्स को दे भी रहा है। यहां तक आपको अगर कोई किसी प्रकार की कोई बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कमेंट करिए और आगे चलते हैं, नहीं तो आगे बात करते हैं। देखिए, कल थोड़ा सा हमने एक HTTP पर चर्चा की थी, बीच में एक अलग टॉपिक ले लेते हैं छोटा सा 1 मिनट का। कल हमने HTTP पर बात की थी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बात आ रही है प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल क्या चीज है मैंने कल आपको बताया था। प्रोटोकॉल क्या है मैंने आपको कल बताया था और उसके बारे में काफी ठीक से बताया था, आपको जरूर समझ में आया होगा। और प्रोटोकॉल आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, कोई विशेष बात नहीं है। प्रोटोकॉल एक सिंपल सी चीज है कि जब कल हमने देखा था कि जब ब्राउजर और सर्वर के बीच में डेटा का जो आदान प्रदान होता है, ब्राउजर एक वो माध्यम है जहां से यूजर जो है वो अपनी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। यूजर रिक्वेस्ट भेजता है और यूजर जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो ब्राउजर के थ्रू सर्वर के पास जाएगी। ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, जो हमारा निवेदन है हिंदी में बात करें तो ये जो यूजर हमारे रिक्वेस्ट को डायरेक्ट सर्वर को नहीं भेजेगा, वो किसी ब्राउजर के थ्रू भेजेगा और ब्राउजर जो है वो फिर सर्वर को भेजेगा। सर्वर जो है उसके पास में बहुत सारा डाटा, ये कह सकते हो कि दुनिया में जितना भी इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान इसी सर्वर पर सेव किया हुआ है। अब हमें सारा ज्ञान तो चाहिए नहीं और सारे ज्ञान का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उस समय उतना ही ज्ञान चाहिए जो हमें उस समय तात्कालिक आवश्यकता है, और हमने उस तात्कालिक आवश्यकता वाली पॉइंट को एक रिक्वेस्ट के रूप में, एक निवेदन के रूप में ब्राउजर के माध्यम से सर्वर को भेजा है और सर्वर हमारे उस रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए हमें वो मैटर वापस सर्व करेगा, वो मैटर हमें वापस उपलब्ध करवाएगा। और अब ये सुनिश्चित करना बड़ा आवश्यक है कि हमने जो सर्वर से मांगा है, क्या सर्वर ने हमको वही दिया है, क्या सर्वर ने उसमें कोई चेंज नहीं किया है, या सर्वर ने वही सब कुछ तो दिया है ना, ज्यादा कम मात्रा में तो नहीं दिया। ये सारा काम देखता है एक प्रोटोकॉल। इस सारे चीज को एक प्रोटोकॉल या कह सकते हो कि नियमों का समूह देखता है। ये सारा काम नियमों का समूह या प्रोटोकॉल देखता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है? डाटा एक्सचेंज पर कंट्रोल करने का एक सरल सा माध्यम है। डाटा एक्सचेंज पर कंट्रोल करने का सरल सा माध्यम क्या हो गया? आपका प्रोटोकॉल हो गया। और प्रोटोकॉल हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहाँ, HTTP है, और फिर इसमें एक HTTP है, FTP है, STP है। इस तरह से बहुत सारे हैं, इन पर अपन एक अलग से क्लास लेने वाले हैं, अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है, फिलहाल इतना ही आपको समझाना है, वो भी रिपीट करना है। कल अपन बात कर चुके हैं कि जब ब्राउजर के थ्रू हमारे पास हम किसी रिक्वेस्ट को सर्वर को भेजते हैं तो सर्वर हमारी चीज को वापस हम जो चाहते हैं उसी रूप में दे, ये सुनिश्चित करना इस प्रोटोकॉल का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राउजर की बात कर रहे थे। ब्राउजर, हालांकि ये भी कल बात हो चुकी है अपनी, तो इस पर भी कोई खास आवश्यकता नहीं है। ब्राउजर क्या चीज है? ब्राउजर वो प्लेटफॉर्म है
या ब्राउजर कह सकते हैं कि वो माध्यम है, ब्राउजर वह माध्यम है जो यूजर के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है या यूजर को सर्वर से जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, जानकारी ग्रहण करने में या प्राप्त करने में मदद करता है। करने में मदद करता है। ठीक है। अब देखिए ब्राउजर के कुछ उदाहरण हैं। सबसे सरल और सबसे सिंपल उदाहरण तो आप लोग काम करते हैं, हमेशा यूज करते हैं, वो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम दुनिया का एक शक्तिशाली ब्राउजर है जो आपकी किसी भी चाही गई कंटेंट को, किसी भी चाही गई वस्तु को, किसी भी चाही गई जानकारी को आपके द्वारा लिखवा करके और सर्वर के थ्रू प्राप्त करके आप तक वापस पहुंचाता है। दूसरा कल मैंने एक नाम और बताया था आपको, वो है माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज। EDG ही माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज या माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी एक ब्राउजर है जो हमारी जानकारी हमसे लेकर के हमें एक ऐसा माध्यम उपलब्ध करवाता है जो हमारी जानकारी को सर्वर से हमें प्राप्त करवा देता है। तो ये ब्राउजर की एक है। ब्राउजर पर कोई विशेष आवश्यकता वैसे नहीं है, और फिर भी कभी होगी तो अपन आगे इसको और देखेंगे। अब देखिए सवाल कौन सा बन सकता है, ब्राउजर से संबंधित एक सवाल बन सकता है। सिंपल सा सवाल बनता है कि निम्न में से ब्राउजर का उदाहरण है, निम्न में से ब्राउजर का उदाहरण है। आपको 2 3 4 प्रकार के ब्राउजर के नाम देंगे, आपको बताना है निम्न में से ब्राउजर का उदाहरण है। चलिए बात करते हैं ब्राउजर का उदाहरण क्या हो सकता है। वही पहले विकल्प पर चर्चा करते हैं। पहला विकल्प कौन सा आ रहा है हमारा, इस पर हम बात करेंगे, ये है POP। दूसरा जो हमारा विकल्प आ रहा है वो हमारा है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। तीसरा जो हमारा विकल्प निकल के आ रहा है वो हमारे पास है HTML। और चौथा जो निकल के आ रहा है वो है जावा। अब चलिए चर्चा करते हैं POP क्या है। POP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी कि ये ब्राउजर नहीं है, ये प्रोटोकॉल का उदाहरण है या प्रोटोकॉल फाइल है। ये प्रोटोकॉल फाइल हो गई आपकी POP। उसके बाद देखते हैं कि एज क्या है। बात हुई थी अभी अपनी कुछ देर पहले, एज आपका एक ब्राउजर है। उसके बाद में HTML लैंग्वेज है, एक सिंपल लैंग्वेज है जिसमें सॉफ्टवेयर बनते हैं, और जावा भी एक लैंग्वेज है जिसमें भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो हमारे वेब को बनाने में दोनों ही लैंग्वेज काम आती है। तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा कि एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो हमारे एक सिंपल से ब्राउजर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इस तरह से छोटे छोटे सवाल आने वाले हैं, और ये छोटे छोटे सवाल अगर आप सावधानीपूर्वक हल करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन आपको 50 में से 50 नंबर ला करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, और ये प्लेटफॉर्म आपको यहाँ उपलब्ध होगा। आपके 50 में से 50 नंबर आने की पूरी पूरी तैयारी हमारी है, हम तैयारी करके आपको बताएंगे और आप उसका उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर वेब के कितने प्रकार हैं। वो तो वेब का विकास क्रम देखा था हमने, अब है वेब के प्रकार। चलिए बात कर लेते हैं। ये भी एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा है कि वेब कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ वेब। तो सबसे पहले अपन यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू अपन देखेंगे। पहला जो वेब का प्रकार है वो है स्टैटिक वेब। दूसरा जो है वो हमारे पास है डायनामिक वेब।
दूसरा है डायनामिक वेब, और इसमें अगला उदाहरण होने वाला है वो है आपके पास एक्टिव वेब। एक्टिव वेब, स्टैटिक वेब, डायनामिक वेब और एक्टिव वेब। स्टैटिक वेब, डायनामिक वेब और एक्टिव वेब। अब जो डायनामिक वेब है, ये वेब भी आगे जाकर के दो भागों में बंट जाती है। इसमें एक प्रकार हो जाता है क्लाइंट साइड। एक प्रकार जो हो जाता है इसके अंदर वो आपके पास है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, और जो दूसरा आपके पास इसका प्रकार हो जाता है वो आ जाता है इसमें सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्लाउड साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। चलिए एक एक पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या स्टैटिक वेब है, क्या डायनेमिक है, क्या एक्टिव वेब है, और उस डायनेमिक के भी हमने दो भाग किए हैं, वो किस उद्देश्य को लेकर के किए हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं हमारे पास सिंपल सा जो है वो स्टैटिक वेब। स्टैटिक, या अगर हिंदी में कहूं तो स्थिर वेब। स्टैटिक वेब या स्थिर वेब, जैसा कि ये नाम से हो रहा क्लियर हो रहा है, स्टैटिक वेब या स्थिर वेब का मतलब है कि इसके अंदर यूजर को केवल किसी भी जानकारी को देखने लायक व्यवस्था होती है। इसमें यूजर अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकता है, ना ही उसमें कुछ ऐसा है कि यूजर उससे आकर्षित हो सके। ये मान सकता है कि अपने एक छोटा सा एक, जैसे अगर आपको मैं कोई पीपीटी की फाइल बना करके आपको शो करूं, उसमें आप केवल देख सकते हो, या एक सिंपल सा किताब में छपा हुआ चित्र है, आप उस चित्र को देख सकते हो। चित्र से थोड़ा सा उन्नत आप इसको मान सकते हो कि ये एक स्टैटिक टाइप की है, जिसमें लिखते हैं, देखिए कि इसकी क्या परिभाषा निकल के आ सकती है हमारे पास। इस प्रकार की वेबसाइट पर, इस प्रकार की वेबसाइट पर यूजर को केवल स्थिर या निश्चित कंटेंट ही देखने को मिलेंगे। निश्चित कंटेंट ही देखने को मिलेंगे। इसमें यूजर अपने आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल वो उस जानकारी को देख सकता है जो जानकारी प्रोग्रामर ने पहले से बना करके और स्टैटिक वेब के माध्यम से हमें उपलब्ध करवा रखी है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि दूसरा हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास है डायनामिक वेब। डायनेमिक वेब का मतलब है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन किया गया है कि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार उसको हाथों हाथ उस चीज को प्राप्त कर सकता है, या अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ये इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो यूजर की आवश्यकता को देख करके तुरंत प्रोग्राम बना करके तुरंत यूजर की आवश्यकता अनुसार अपने आप को वो ढाल देती है वेबसाइट। चलिए लिख लेते हैं इस बात को भी। लिखना बड़ा काम का होता है, बार बार रिवीजन करना बड़ा अनिवार्य होता है। देखेंगे इस प्रकार की वेबसाइट में, इस प्रकार की वेबसाइट में
जो प्रोग्राम है, प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम को उसी हिसाब से मैनेज किया जाता है, प्रोग्राम को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है जिससे, अब जो जरूरी चीज है उसको थोड़ा अलग रंग से लिख देते हैं कि जिससे जिससे यूजर अपनी वांछित या आवश्यकता अनुसार वांछित या आवश्यकता अनुसार सामग्री को तुरंत प्राप्त कर सके, आवश्यकता अनुसार सामग्री को तुरंत प्राप्त कर सके। वेबसाइट जो है वेबसाइट तुरंत जानकारी अपडेट करती है, तुरंत जानकारी अपडेट करती है। तुरंत जानकारी अपडेट करती है। इसमें क्या होता है कि यूजर जो है वो जो जानकारी चाहिए वो जानकारी उसको सर्वर को, सॉरी माफ कीजिए, डायनेमिक को उपलब्ध करवाता है। और डायनेमिक प्रकार की जो वेबसाइट है उसका प्रोग्राम इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो पहले से कुछ तैयार नहीं होता, जो जानकारी चाहिए उसी जानकारी के अकॉर्डिंग तुरंत कंटेंट तैयार होकर के यूजर को शो हो जाता है। ये इसी नाम से क्लियर है कि ये डायनेमिक है। वापस एक बार दोनों में तुलना कर रहा हूं कि स्टैटिक जो है उसमें स्थिर है सारी जानकारी, केवल यूजर देख सकता है। इसमें जानकारी केवल यूजर देख सकता है क्योंकि बाकी सारी जानकारी स्थिर है। जबकि हमारी जो डायनेमिक टाइप है उसमें वेबसाइट जो है वो बनी हुई तो है लेकिन फिर भी कंटेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को वापस अपडेट कर सकती है। सबसे बड़ा अंतर इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं कि इसमें अपडेट संभव नहीं है। अगर हम स्थिर की बात करें तो अपडेट संभव नहीं है, लेकिन डायनामिक में अपडेट संभव है। अपडेट इसमें संभव है और इसमें अपडेट संभव नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यही है। फिर हमने डायनामिक के दो भाग देखे हैं, उन दोनों भाग की चर्चा करते हैं। जो पहला है हमारे पास, वो पहला क्या आता है देखिए। पहला हमने लिखा था क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। यहां क्लाइंट का मतलब है वो व्यक्ति जो उस समय इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, या उसको हम सामान्य भाषा में यूजर भी कह सकते हैं। ये क्लाइंट या यूजर वो व्यक्ति है जो उस समय इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। तो डायनेमिक टाइप में क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मतलब है कि ये हमारे माउस, जब क्लाइंट किसी सिस्टम के थ्रू ही तो किसी वेबसाइट का उपयोग करेगा तो उसके पास माउस होगा या कीपैड होगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो माउस या कीपैड की सहायता से किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी जानकारी को यूजर के माउस या कीपैड की सहायता से यूजर के सिस्टम पर ही, यूजर के सिस्टम पर ही कार्य करेगा। प्रोग्राम को इसी हिसाब से बनाया गया है कि यूजर जो भी जानकारी चाहिए वो उसी के सिस्टम पर कीपैड और माउस के सहायता से उसको प्राप्त हो जाएगी। जबकि दूसरा जो प्रकार हमारा है, वो प्रकार हमारे निकल के आ रहा है देखिए, वो है सर्वर साइड
स्क्रिप्ट। और अगर हमने क्लाइंट साइड को अगर तरीके से पढ़ लिया है तो सर्वर साइड अपने आप ही परिभाषित हो जाएगा, या अपने आप ही हमें याद हो जाएगा कि जब, देखिए अंतर ये है कि जब इसमें माउस और पैड की सहायता से यूजर के खुद के सिस्टम पर ये काम कर रहा है तो निश्चित सी बात है, लिखा हुआ भी है, आपको समझ भी जाना है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये सर्वर पर कार्य करेगा। और सर्वर पर कार्य करने के बाद, सर्वर पर कार्य करने के बाद यूजर के कंटेंट को, यूजर ने जो कंटेंट चाहा है, जो कंटेंट मांगा है, यूजर के कंटेंट को उपलब्ध करवाएगा, यूजर के कंटेंट को ये उपलब्ध करवाएगा। यूजर के कंटेंट को उपलब्ध करवाएगा। अंतर इतना ही है कि क्लाइंट साइड के अंदर माउस और कीबोर्ड पर यूजर के खुद के सिस्टम पर काम हो रहा है, जबकि इसके अंदर सर्वर साइड के अंदर सर्वर पर काम होकर फिर यूजर को वो उसके सिस्टम पर प्राप्त हो रहा है। बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और तीसरा जो तरीका है वो बेसिकली नहीं आता है, बेसिकली दो ही प्रकार है, डायनेमिक और स्टैटिक। लेकिन तीसरा जो है वो है एक, अभी नाम लिखवाया है मैंने, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा, एक्टिव, एक्टिव वेब साइट। अब ये एक्टिव वेबसाइट देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्रियाशील। हिंदी में अगर मैं इसको उच्चारित कर दूं तो एक्टिव का मतलब है क्रियाशील। ये हमारी क्रियाशील वेबसाइट है, यानी कि इसमें यूजर की अनुमति या यूजर के इंस्ट्रक्शन के बिना ही कंटेंट अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। इसमें यूजर को ना तो इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, ना यूजर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम सेट करता है, कोई डायरेक्शन देता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन कंटेंट जो है वो एक निश्चित टाइम या एक निश्चित प्रोसेस में ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। वो एक्टिव वेबसाइट कहलाती है। लिख लेते हैं इसको। जब वेबसाइट का कंटेंट जब वेबसाइट का कंटेंट यूजर की अनुमति या निर्देश के बिना ही बदलता रहता है। ये एक्टिव वेबसाइट है कि जब वेबसाइट का कंटेंट यूजर की अनुमति या निर्देश के बिना ही बदलता रहता है, उसे हम एक्टिव टाइप की वेबसाइट कहेंगे। तो ये आपके 3 टाइप्स के वेबसाइट है, और तीनों टाइप्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार शॉर्ट में डायग्राम बना के वापस इसको क्लियर कर देता हूँ। आप ये डायग्राम वैसे तो बना लिया होगा, संक्षेप में चाहो तो और बना सकते हैं। ये सबसे पहले आ रहा है अपना स्टैटिक, स्टैटिक के बाद आ रहा है वो है डायनामिक, और जो तीसरा है वो आ रहा है एक्टिव। डायनामिक के हमने 2 भाग किए हैं। पहला जो भाग है वो हमारा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, और जो दूसरा हमने प्रकार इसका देखा है वो है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। यहाँ तक उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों के बिल्कुल सारे
जो भी क्वेश्चंस बने वो तैयार हो गए होंगे। जो भी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं वो क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। अब एक दो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। इसमें किस टाइप के प्रश्न बनेंगे ऐसा बताता हूँ कि इसमें पहला प्रश्न जो बनेगा वो आपको ये पूछ सकता है कि स्टैटिक प्रकार के वेबसाइट निम्न में से क्या काम करती है या नहीं करती है। जहां इस प्रश्न पे अपन डीपली थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए आइए, प्रश्न हमारा था स्टैटिक टाइप की वेबसाइट की विशेषता क्या है, की विशेषता क्या है। चलिए विशेषताओं की बात करते हैं अपन। विशेषता मतलब वो ये पूछना चाहता है कि वो किस प्रकार का कार्य करती है या उसका मेन क्या ऐसा वर्क है जो हमें परेशान कर सकता है प्रश्न के रूप में। लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पहला काम इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ रहेगा कि कंटेंट जो है, कंटेंट अपने आप बदलते हैं। कंटेंट अपने आप बदलते हैं। कंटेंट अपने आप बदलते हैं, ये हमारा पहला ऑप्शन उसमें दिया हुआ रहेगा। दूसरे ऑप्शंस की चर्चा करेंगे अपन। दूसरा ऑप्शंस क्या होगा, कंटेंट यूजर की आवश्यकता अनुसार बदल जाते हैं। कंटेंट यूजर की आवश्यकता अनुसार बदल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो रहने वाला है वो है कंटेंट स्थिर रहते हैं। और जो हमारा चौथा ऑप्शन होने वाला है वो ये आएगा कि यह सभी गलत है, यह सभी गलत है। कई बार गलत की जगह सही भी दे सकते हैं, कुछ भी दे, हमारा ये सही उत्तर है ही नहीं तो भले गलत दे या सही दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा इसमें सही उत्तर होगा। देखिए चर्चा करते हैं। कंटेंट अपने आप बदलते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते हैं। कंटेंट अपने आप एक्टिव में बदलते हैं। जो एक्टिव टाइप की वेबसाइट होगी उसमें कंटेंट अपने आप चेंज होंगे। दूसरा है कंटेंट यूजर की आवश्यकता अनुसार बदलते हैं, ये भी गलत है। यूजर की आवश्यकता अनुसार कंटेंट डायनेमिक टाइप में चेंज होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन एक ही बचता है हमारा कि कंटेंट हमारे स्थिर रहते हैं। इसमें हमारे कंटेंट स्थिर रहेंगे क्योंकि देखिए स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब है कंटेंट हमारे स्थिर रहेंगे। और ये ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि ये तो अलग अलग विरोधाभासी चीजें आ गई, तीनों को पूछ लिया तो हमारा यहाँ उत्तर आएगा जो बिल्कुल सही होगा कि कंटेंट इसमें स्थिर रहते हैं स्टैटिक में। यहाँ आपको परेशान नहीं होना है और ना ही कंफ्यूज होना है। आजकल कुछ नए प्रकार के सवाल आ रहे हैं, उन पर जब अपन सवालों की सीरीज चलेंगे उसमें बात करेंगे कि मिलान वाले सवाल आ जाते हैं। कई बार हमें एक तरफ सॉफ्टवेयर की लिस्ट दे करके एक तरफ उसके कुछ उदाहरण गुण दे देते हैं, उनको हमें मैच करना होता है। जब भी अपन सवालों की बात करेंगे इस पर जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मोहन जी बंद कर दो, बंद कर दो।